आरबीसी, आरबीसी का क्या स्पेशल पॉइंट है? इट इज प्रेजेंट इन मिलियंस, इसका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है, दैट इज 120 डेज। यस, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या कि उसका पूरा साइटोप्लाज्म इज बीन ऑक्युपाइड बाय द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। ठीक है, increase in number, decrease in number, all that things you all know. Again leukocytes we have seen. अच्छा, मैंने आरबीसी में दो चीजें बताई थी। इन फीटस कंडीशन स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन में तैयार होता है, पर अडल्ट कंडीशन में स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बिकॉज ऑल द डेड आरबीसीज गो एंड डिस्ट्रॉय देयर। Then WBCs are called as soldiers of our body. They help in increasing our immunity system. Okay. What we have learned about the WBC, there are of two types, granulocytes and the agranulocytes. Granulocytes का मतलब क्या होता है? Granulocytes means when the cytoplasm contains the granules. Correct? Huh? All of you have revised all these things. अच्छा. Yes. तीन चीज मैंने बताया था, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल। इसिनोफिल कभी रिलीज होता है व्हेनेवर देयर इज अ एलर्जिक कंडीशन, ठीक है। एंड बेसोफिल्स दे आर एंटीहिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, दे आर एंटीहिस्टेमिक प्रॉपर्टी। इसिनोफिल्स आर एंटीहिस्टेमिक प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन नंबर, यू ऑल नो, इट इज कॉल्ड एज इसिनोफिल। फिर बेसोफिल में क्या बताया था मैंने कि वो तीन प्रोटीन्स बनाता है, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का खास बात क्या है कि दे आर फैगोसाइटिक एंड दे आर मैक्सिमम इन नंबर, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द टोटल WBC, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीन द स्ट्रक्चर आल्सो, वी हैव सीन दैट द न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ PMN। PMN का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। Next we have seen the agranulocytes के two types as the monocytes and the lymphocytes. Monocytes में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, ठीक है, and they are again phagocytic as well as they are scavengers also. I have told you that they are scavengers also. Lymphocyte की अगर हम बात करेंगे तो lymphocytes are the one which are producing antibodies, and the nucleus is so big that कि हम सेल ही नहीं देख पाते, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है। सबसे लार्ज न्यूक्लियस लिम्फोसाइट का होता है। फिर हमने प्लेटलेट्स पढ़ा। प्लेटलेट्स में आपको क्या क्या याद रखना है कि प्लेटलेट्स अगेन विदाउट न्यूक्लियस वाला होता है, ठीक है, देयर नंबर्स आर प्रेजेंट इन लैक्स, ठीक है। अगेन उसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट 5 to 6 days का होता है। The special point about the platelets is they releases which protein? Can anybody tell me? कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है by the platelet? प्लेटलेट्स कौन सा प्रोटीन रिलीज करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन तो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है बेटा। प्लेटलेट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। Yes, thromboplastin. This is very important point, so please don't forget it. थ्रोम्बोप्लास्टिन का फिर प्रोसेस हमने पढ़ा है ब्लड क्लॉटिंग में। थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले रहेगा तभी उससे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए इंपॉर्टेंट टर्म। अच्छा, which you have not learned in your 12th standard topic is this topic, that is the blood group. ये वाला टॉपिक आपको नहीं था आपके 12th स्टैंडर्ड में, बट आपको नीट के लिए आपको पढ़ना है, तो आई विल टीच यू दिस फर्स्ट। सी वी आर शोइंग, ह्यूमन बीइंग्स आर शोइंग द ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। दो चीज है, एक तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है RH फैक्टर। ABO से 4 ब्लड ग्रुप फॉर्म होता है, A, B, AB एंड O, एंड RH से 2 फॉर्म होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आया सबको?
So 4 blood group and 2 RH factors. Let us understand between the difference between the two. सबसे पहले हम ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं. तो ABO ब्लड ग्रुप का नाम आते ही एक साइंटिस्ट सबसे पहले याद आता है, that is the Karl Landsteiner. Very important name of the scientist, Karl Landsteiner. He was the one who identified and discovered the ABO blood group system. So उसका नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. What he said कि हमारे आरबीसीज पे नोन एंटीजन्स होते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज का मतलब क्या है, जब मैंने आपको लिम्फोसाइट्स एक्सप्लेन किया था. तो अगेन लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन. एंटीजन्स आर द फॉरेन सब्सटेंस. एंटीजन्स आर द, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, एंटीजन्स आर द फॉरेन सब्सटेंस जिसे हमारा बॉडी नहीं पहचानता है. जनरली नॉर्मली मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है. एंटीजेंस कैन बी एनी फॉरेन सब्सटेंस. इट कैन बी सम बैक्टीरिया, इट कैन बी सम वायरस, इट कैन बी सम डस्ट पार्टिकल्स, इट कैन बी एनीथिंग. जिसको अपना बॉडी नहीं एक्सेप्ट करता है उसे हम एंटीजन कहते हैं. ठीक है, और जिसके लिए अपना बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है उसे भी हम एंटीजेंस कहते हैं. ठीक है, सो जिसको अपना बॉडी नहीं पहचानता है उसे भी एंटीजन कहा, और जिसके लिए अपना बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है उसे भी हम एंटीजन्स कहते हैं. ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया है लेसन का. अब हम वापस ब्लड ग्रुप पे आते हैं. ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे आरबीसी के ऊपर, हम सबके आरबीसी पे एक नोन्ड एंटीजन है. आई एम पुटिंग इट इन इन्वर्टेड कॉमा, नोन्ड एंटीजन. नोन्ड एंटीजन मतलब हमेशा एंटीजन तो फॉरेन होता है, बट फिर मैं कह रही हूँ क्या है कि ये नोन्ड एंटीजन है जिसको अपना बॉडी पहचानता है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है. एक ऐसा एंटीजन जिसे अपना बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करता. अंडरस्टूड इतना सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस Yes. सो दिस नोन्ड एंटीजन इज द A, B and O. A, B and O. अभी जो मैं नोन्ड एंटीजन के बारे में स्पेसिफाई कर रही थी वो है A, B and O. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है A ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब मेरे बॉडी में जितने भी आरबीसी हैं, ठीक है, उसके ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है. समझ में आया आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ? समझो Yes, किसी ma'am. का ब्लड ग्रुप O है. मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, पहले अंडरस्टैंड द फर्स्ट ब्लड ग्रुप, बाद में हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे. ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या बताया मैंने? A है. तो मतलब मेरे बॉडी में जितने भी आरबीसी हैं सबके ऊपर A एंटीजन है. ठीक है, समझो किसी और का, फॉर एग्जाम्पल कोई और जन का, आप लोग में से किसी और का समझो B है ब्लड ग्रुप, तो इसका मतलब आप, हाँ XYZ जो भी है, जैसे निकिता आपका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? B. ठीक है, तो आपके आरबीसी के अंदर सारे के पास B एंटीजन होगा. ठीक है, ऐसा कोई है बेटा यहाँ पे जिसके पास AB है ब्लड ग्रुप? कोई है AB ब्लड ग्रुप वाला? Yes, miss. अच्छा, तो जिसने भी अभी यस बोला है मुझे, आप सबके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन है, AB है B भी है. समझा? और जो लोग O ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन. समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? यस. Yes. मेरा ब्लड ग्रुप A, तो मेरे आरबीसी पे क्या रहेगा? A एंटीजन. सामने वाले का B, तो उसके आरबीसी में कौन सा रहेगा? B एंटीजन. तीसरे का AB है तो उसके आरबीसी में AB एंटीजन रहेगा. पर चौथे वाले का O ब्लड ग्रुप है, तो O ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा? 0 एंटीजन, नो एंटीजन. इतना समझ में आया सबको? All of you have understood this much? Yes. 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 So which type of antigens are present on the RBC? That decides the blood group. जो एंटीजन हमारे आरबीसी पे रहेगा वो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा. ठीक है, now this is one part of the lesson. Let us move on to the second part. तो ये मैंने अभी आपको एंटीजन की बात बताई कि A एंटीजन है तो
ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, सी ए बी एंड दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री, अभी मेरे ब्लड में आरबीसी भी है और प्लाज्मा भी है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है मतलब मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है, बट मेरे प्लाज्मा में, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लाज्मा में, मैंने आपको प्लाज्मा बताया है, बट मेरे प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। यू कैन सी द टेबल ओवर हियर। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी पे एंटीजन ए है, बट मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट। सिमिलरली ये वाला टेबल देखो, अगर किसी का, निकिता का ना बताया कि उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके आरबीसी पे तो बी एंटीजन है, पर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। एंटी मींस एंटीबॉडी होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी ए है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, बहुत सारे लोगों ने बोला यहाँ पे ए बी है, तो आप सबके आरबीसी पे तो एंटीजन ए बी है, बट आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप हर साल ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एंटीबॉडी और एंटीजन वाला। ए बी वाले में नो एंटीजन और ओ वाले में, सॉरी, ए बी वाले में नो एंटीबॉडीज और ओ वाले में नो एंटीजन्स, एंड बोथ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ए एंड बी। अंडरस्टूड? ये फर्स्ट टू वाला तो इजी है, सेकेंड टू वाले में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझो। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि हु कैन डोनेट द ब्लड टू हुम, बिकॉज इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ आई एम ऑफ ए, पहले मैं आपको समझाऊंगी यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। You all know that O blood group has been called as a universal donor. क्यों? You should know the answer for that also. Because O के ऊपर कोई एंटीजन, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, बिकॉज O के आरबीसी, समझो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ब्लड ग्रुप O है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर O है तो मेरे आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है। अगर मैंने अपना ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट किया, ठीक है, तो जब मैं उसको डोनेट करूंगी तो वो आराम से, फिर वो कोई भी हो सकता है, वो ए वाला भी ले सकता है, बी वाला भी ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है, ओ भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लड ग्रुप में तो कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर एंटीजन रहेगा तभी तो सामने वाले को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा। आर यू गेटिंग इट? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप ए है वक्त अगेन, तो मैं किसको ब्लड दे सकती हूँ? सिर्फ ए वाले को दे सकती हूँ और ओ वाले को दे सकती हूँ। I can receive the blood from A and the O, but I can donate to A and AB also because AB is a universal recipient. मैं B वाले को क्यों नहीं दे सकती ब्लड, या मैं B वाले से ले क्यों नहीं सकती? मैं B वाले को दे सकती हूँ पर मैं B वाले से ले क्यों नहीं सकती? क्योंकि हमारे पास B की एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, एंटीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाली हूँ और डॉक्टर ने बिना चेक किए मेरे को बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो क्या होगा? ये बी को मेरा बॉडी एंटीजन समझेगा, क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं ना बी एंटीजन, तो माय बॉडी विल रिकॉग्नाइज दैट एज एन एंटीजन और उसके लिए फटाफट एंटीबॉडीज बनाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि कोई तो एनिमी है, और फिर सारा कुछ फायदा ही नहीं होगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रही हूँ बच्चा? सो if the blood group is A, they can receive blood from only A and O. O क्योंकि universal donor है because it doesn't have antigen. So you have to, whenever you have to see the blood transfusion, you have to check the antigens, not the antibodies. You have to check the antigens. Why AB is called as a universal recipient? क्योंकि उसके पास AB है, वो A वालों से भी ले सकता है, उसके पास B एंटीजन भी है, वो B वालों से
सकता है, उसके पास AB भी है तो AB वालों से भी ले सकता है और O से तो ले ही सकता है. So therefore it is called as a universal recipient and O is called as a universal donor. I hope this much is very much clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acha. Yes. Next comes the point. Next important point comes. Yes, anybody is asking doubt? Okay. Next important point comes about the RH factor. अभी तो मैंने सिर्फ आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया. You can see universal donor recipient. अब हम इस RH फैक्टर को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि हमारे आरबीसी के ऊपर नोन्ड एंटीजन है फॉर A, B एंड O, वैसे ही हमारे आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन है जिसको हमने डिनोट किया एज डी एंटीजन. लेट अस से इट एज अ डी एंटीजन. तो अगर ये डी एंटीजन रहेगा मतलब कि ब्लड पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये डी एंटीजन नहीं रहेगा मतलब कि ब्लड नेगेटिव रहेगा. Again, I will come back to the example. Let us say my blood group is A positive. So in my RBC, I will be having A antigen क्योंकि मेरा A blood group है. साथ में because I am positive, so I will be having one more antigen called as a D antigen. So my RBC shows two antigen, A and D. Let us say D for RH factor. तो A and D रहेगा मतलब कि A पॉजिटिव. अगर B और D रहेगा तो B पॉजिटिव. A, B और D रहेगा, A, B और D रहेगा तो क्या होगा बताओ? AB पॉजिटिव. AB पॉजिटिव. और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ D रहेगा तो O O पॉजिटिव. पॉजिटिव. आई होप यू मस्ट हैव ऑल अंडरस्टूड. समझ में आ गया बेटा आप सबको? अच्छा, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं. नेगेटिव समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई A नेगेटिव है तो उसके पास क्या होगा? सिर्फ A एंटीजन होगा, D है ही नहीं. अगर कोई B नेगेटिव है तो सिर्फ B एंटीजन होगा, D है ही नहीं. कोई A भी नेगेटिव है तो सिर्फ A और B रहेगा, D है ही नहीं. पर अगर कोई O नेगेटिव है, विच इज द रेयरेस्ट वन, बहुत ही रेयर है, O नेगेटिव है तो उसकी आरबीसी पे तो कोई एंटीजन नहीं है, ना O वाला है ना D वाला है. नो एंटीजन्स ऑन द आरबीसी. तो इन लोगों को तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है. वो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है. इट इज बीन कॉल्ड एज O नेगेटिव इज कॉल्ड एज अ रेयर ब्लड ग्रुप. ठीक है? क्यों? क्योंकि है ना यहाँ पे एंटीजन्स एक भी नहीं है. तो अगर कभी इनका ऐसे पेशेंट्स का कभी मेजर एक्सीडेंट होता है तो जल्दी ये ब्लड ग्रुप का ब्लड मिलता नहीं है. समझा? अंडरस्टूड? अगर कोई O नेगेटिव है, आप सोचो जरा, अगर O नेगेटिव है, अगर उसको मैंने अगर गलती से O पॉजिटिव का ब्लड दे दिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. बिकॉज O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव ब्लड को, उसके D एंटीजन को वो कोई फॉरेन बॉडी समझेगा और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने लगेगा. ठीक है? अंडरस्टूड दिस मच? ओके. Yes. नाउ इससे रिलेटेड एक आपको कंडीशन पढ़ना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर द नीट, कॉल्ड एज द erythroblastosis fetalis. Please see on the screen, erythroblastosis fetalis. इसको एक और नाम से जाना जाता है. You can note that it is also called as a hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn, HDN से भी इसको जाना जाता है या फिर erythroblastosis fetalis के नाम से भी जाना जाता है. Now what is it? ठीक है? Anybody of you, यहाँ पे कोई है बेटा जिसकी मम्मी का ब्लड नेगेटिव है? कोई है यहाँ पर? एनीबडी जिनकी मम्मी का ब्लड नेगेटिव था या है? कोई भी नहीं है या आपको पता ही नहीं है? नो नहीं. No मैम. नहीं. No मैम. नो मैम. पता ही नहीं है. वेरी बैड नहीं बेटा. पता है. नहीं मैम पता है, बस नेगेटिव नहीं है. अच्छा अच्छा. ओके ओके, गुड गुड गुड. अच्छा,
पर पता होना चाहिए, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए बेटा। कभी भी वी डोंट नो कि हाउ द टाइम कम्स, ठीक है। हमें सबके पेरेंट्स का, सबका जो हमारे साथ रहते हैं सबका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। गुड, ओके। तो अगर किसी का नेगेटिव नहीं है तो अच्छा ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। समझो देयर इज वन प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन, शी इज नेगेटिव। हम ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझ रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमन इज नेगेटिव, she is carrying a baby, please do understand properly, हाँ, she is carrying a baby which is positive। अभी आप मुझे बोलोगे कि मम्मी नेगेटिव है तो बच्चा कैसे पॉजिटिव हो गया? तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का उसके अंदर जीन आ सकता है, फादर का जीन्स आ सकता है। तो अगर फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ फादर वाला जीन इनकॉर्पोरेट हुआ है तो बच्चा पॉजिटिव हो सकता है ना। चलो फिर हमने उसका आंसर दे दिया। अभी हम वापस इस पे आते हैं। इफ अ प्रेग्नेंट वुमन इज नेगेटिव एंड शी इज कैरिंग अ बेबी विच इज पॉजिटिव, फर्स्ट चाइल्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड में कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम, बट सेकेंड चाइल्ड में 100% देयर इज अ प्रॉब्लम। 100 क्या 200% देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंस? सी, at the time of delivery, during the first pregnancy, there is a mixing of blood. Obviously there is a mixing of the fetal blood and the mother's blood. When the fetus blood, which is positive, which is of D antigen, get mixed with the mother's blood, the mother blood identify this D antigen as a foreign substance, and फटाफट मम्मी का बॉडी, अब ये बच्चा तो डिलीवर्ड हो चुका है, बट ये डी एंटीजन को मदर के बॉडी ने क्या आइडेंटिफाई किया? फॉरेन सब्सटेंस। तो फटाफट अपना इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है। और अपने इम्यूनिटी सिस्टम का एक खास बात है बेटा कि वो मेमोराइज्ड करके रखता है। हाँ, हमेशा सालों साल मेमोराइज करके रखता है। इसीलिए तो बेटा आप लोगों को पोलियो का वैक्सीन बचपन में दिया गया था, है ना। बचपन में आप सबने पोलियो ड्रॉप्स पिया है, बट पोलियो की बीमारी आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक कभी नहीं होता है, बिकॉज वो पोलियो के वायरस को अपने बॉडी ने मेमोराइज किया है। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक खास बात होता है मेमोराइजेशन। अब ये मेमोराइजेशन ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है। अब मदर के बॉडी ने वो डी एंटीजन के लिए ऑलरेडी हथियार तैयार कर दिया, एंटीबॉडी तैयार कर दिया। अब let us say the second condition. If the same mother is conceiving the second pregnancy, and in the second pregnancy also she is conceiving the positive embryo. Now what will happen this time? Because the embryo is positive, mother has already produced an antibody earlier, and because of which the newborn baby will be affected. The newborn baby का जो भी डी एंटीजन है उसको मदर का बॉडी फटाफट मारने लगेगा, कंसिडरिंग दैट एज अ फॉरेन सब्सटेंस। समझ में आया? विच विल लीड टू द ब्लास्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इरिथ्रो, मतलब आरबीसी का ब्लास्ट होना। किसका? फीटस का, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसका, एंड द चाइल्ड विल बी अ डेड चाइल्ड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम इसका कोई इलाज ही नहीं है क्या? यस, है ना, इसका भी इलाज है। अब हम क्या करेंगे? अगर द मदर इज नेगेटिव, हाँ, उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही उसको एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। देखो सोचो मैं क्या बोल रही हूँ। मदर के बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी को मारने वाला एंटीबॉडी उसको दे दिया गया, तो मदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम था उसने वो भूल गया, वापस भूल गया कि मुझे वो बनाना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो when the mother repeat. Okay, the mother after the first pregnancy, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही नेगेटिव मदर्स आर बीन गिवन विथ इंजेक्शन, एंड दैट इंजेक्शन इज ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को मारने वाला एंटीबॉडी, समझा? ठीक है, तो एंटीबॉडी दे दिया तो मदर के बॉडी ने ये डी एंटीजन भूल गया। फिर नेक्स्ट टाइम अगर समझो पॉजिटिव बच्चा रहेगा तो पहले से एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है,
तो फिर सेकेंड डिलीवरी विल बी ऑल्सो बी नॉर्मल. अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. So that condition is called as the erythroblastosis fetalis, which can also be called as the HDN, hemolytic disease of newborn. So during the transfusion, अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना है तो हमें ब्लड ग्रुप तो देखना ही होता है, साथ में हमें RH फैक्टर भी देखना पड़ता है, बिकॉज अगर RH फैक्टर मैच नहीं करेगा तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं कर सकते. ओके, ये RH वर्ड आया कहाँ से? RH वर्ड हैज कम फ्रॉम अ रीसस मंकी. Rhesus monkey, you can see on the screen, rhesus monkey. You can see the cursor. So rhesus से ये RH word आया है. It was been first observed in this monkey. You can see this part. Just go through this erythroblastosis fetalis and then we will move down. एक बार देखो यहाँ पे remedies भी दिया है. Just go through fast. Done, beta? Done. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Coagulation you have already seen, beta. So this is the same thing which has been repeated once again. What happens during blood coagulation? So platelets and the injured tissue both will release the thromboplastin. Now thromboplastin will initiate one enzyme called as the prothrombinase. I've told you that is also called as the thrombokinase. Now this in presence of calcium ion, this is very important, very important. This calcium ion is very important. Again, many times NEET में इसके बारे में questions रहता है, calcium ion. So in presence of this calcium ion, prothrombin will be converted into thrombin. Thrombin will help in the formation of fibrin threads with fibrinogen से fibrin threads, and this fibrin threads will help in the formation of the what? Network or a meshwork. You can also say that repolymerization होता है. Fibrin is bringing, you can say that thrombin brings about depolymerization of fibrinogen. And thrombin stimulates repolymerization of this insoluble fibers. So these terms can also be used. Then we have seen about the lymph also, lymphatic tissues. Lymph के अंदर lymphatic system के अंदर lymph vessels है, lymphatic capillaries है, lymph nodes होते हैं. Yes, हमने lacteals के बारे में भी पढ़ा था. Lacteals which are present in the intestinal villi, they are absorbing fat through the lymph. और फिर lymph blood में भेजता है. lymph का एक और काम क्या है? जो भी interstitial fluid है उसको वापस ब्लड में डालता है. वो जो भी फ्लूइड रिलीज इन द इंटरस्पेशियल स्पेस, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसको वापस वो ब्लड में डाल देता है.
so that extra fluid नहीं जमा हो. फिर we have seen the two types of system, open and close. open को हम ओपन में क्या होता है, ओपन स्पेस होते हैं जैसे कि साइन्यूसेस होते हैं, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लैक्यूना भी कहते हैं. अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट कि किसके पास कितने चेम्बर्स हार्ट है. ये मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में बताया था. If you have revised all these things, so it will not be very difficult thing. Otherwise you are having in this also. So fish में 2 chamber heart है, single circulation है, और fish के heart को हम venous heart बोलते हैं, venous heart. ये मैंने आपको PPT में दिखाया था. Amphibians and reptiles में 3 chamber है, सिर्फ exception is crocodile. Crocodile is having 4 chamber heart. इनके पास incomplete double circulation होता है. अगेन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास डबल सर्कुलेशन है. डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज हार्ट में 2 टाइम्स ब्लड पास होता है ना. हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स पास होता है. हार्ट इज शोइंग हार्ट एंड लंग्स का सर्कुलेशन कॉल्ड एज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स का सर्कुलेशन कॉल्ड एज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन. करेक्ट ना? यस मैम. देन ब्लड वेसल्स भी हमने देखे थे. 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. फिर हमने हार्ट के बारे में सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं. बाकी का सब चीजें आई विल टेल यू व्हेन एंड देन एंड दे रिक्वायर्ड. अपना हार्ट मीजोडर्मल है, प्लीज नोट डाउन. मीजोडर्मल, नीट का क्वेश्चन. हमारे दोनों लंग्स के बीच में जिसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं, उसका टिल्ट लेफ्ट हैंड साइड में, अगर टिल्ट राइट हैंड साइड में होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया. शाबाश, वेरी गुड. डेक्स्ट्रोकार्डिया, वेरी गुड बेटा. देन हार्ट के ऊपर कवरिंग होता है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. फिर पेरिकार्डियम में भी आपने बहुत सारा पढ़ा है, फाइब्रस, सेरस. फिर सेरस में भी पैराइटल, विसरल, फिर पेरिकार्डियल स्पेस फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये सारी चीजें यू हैव ऑलरेडी लर्न. ठीक है. फिर हार्ट के बारे में you have seen that upper 2 chambers are the atria which are the receiving chambers. Atria कैसे होते हैं? Receiving. Ventricles कैसे होते हैं? Distributing chambers. Atria thin होता है, ventricle thick होता है. Then heart में बहुत सारे valves होते हैं. Valves का काम क्या होता है? To prevent the backflow. कहीं पे भी valves है, prevent the backflow. ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, सेमिलुनार वाल्व्स है, और कौन सा वाल्व्स है? यूस्टाचियन वाल्व है, थेबेसियन वाल्व है. ठीक. इसका एक ही काम है, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो. देन कंडक्शन में मैंने आपको नोड्स बताए थे. ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी बोलते हैं, बिकॉज वही सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है. इसलिए अपना हार्ट ऑटो रिदमिक है, बिकॉज वो खुद से वेव जनरेट करता है. नो डाउट इट इज बीन रेगुलेटेड, बट वो जनरेशन खुद ही करता है. उसको रेगुलेट करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा है, नो डाउट, बट वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद से करता है. देन एवी नोड है विच इज अ पेस सेटर, क्योंकि वो आगे पास ऑन करने वाला है. फिर आता है बंडल ऑफ हेस, या फिर हेस ऑफ बंडल भी आप बोल सकते हो. इसको एक और नाम से आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिया था. व्हाट इज दैट? बंडल ऑफ हेस को एक और नाम से दिया गया था टेक्स्ट बुक में. हु विल टेल मी? इट इज आल्सो कॉल्ड एज तवारा. वेरी गुड बेटा, तवारा. यस, नॉट आवारा. हाँ, दिस तवारा. ओके. नेक्स्ट, it will pass on to the fibers called as Purkinje fibers. Heartbeat आपको पता ही है. You all know that the normal heartbeat is 72 times per minute. Actually it is 70 to 75 के बीच में, तो हम average पकड़ते हैं. तो let us say the average is 72 times per minute. Heartbeat is same that of pulse rate. तो heart जितना heartbeat होता है उतना ही अपना pulse rate भी होता है.
देन वी हैव सीन द कार्डियक साइकिल. जस्ट गो थ्रू दिस कार्डियक साइकिल के मैंने आपको 3 चीजें बताया था. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो 0.1 सेकेंड के लिए होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है, जॉइंट रिलैक्सेशन जो 0.4 सेकेंड्स के लिए होता है. तो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.8 seconds. But this is only for your 12th standard. But when you go to the higher classes, you will be learning more detail in the seconds. So if the answer is 0.88 seconds in the option, that is also the correct option. 0.88 second is also a correct option. Just go through this beta. The first sound, lub and dub. लब साउंड कब सुनाई देता है? लब साउंड कब सुनाई देता है? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होता है. ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. और डब साउंड कब सुनाई देता है? ड्यूरिंग Closing of semilunar valves. वेरी गुड बेटा. ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वाल्व्स. करेक्ट, वेरी गुड. और मरमर साउंड कब सुनाई देगा? When there is some abnormalities in the heart. Who will tell me what is stroke volume? Who will tell me what is stroke volume? Yes, Akshay, say. The blood which is pumped by the ventricle is stroke volume. It is 70 ml. Shabash, beta. Very good. Yes. So the blood which is pumped by the ventricle, which is 70 ml, is called as a stroke volume. So with that, can we calculate something? Cardiac output. Very good, beta. We can calculate the cardiac output. How? How can we know that we are having 5 liters of, how that we come to know that 5 liters of blood has been pumped by our heart? Number of beats per minute multiplied by stroke Heart volume. rate into stroke volume. Shabash, very good, very good. Very correctly answer. So heartbeat is 72 times per minute multiplied by 70 ml. So we get 5040 ml, approximately 5 liters of blood. Shabash, very good. All of you are पढ़ाई करते हैं सब लोग. So here what has been given, see, I can see all the figures over here. The duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. So just imagine 0.8 second में 3 चीजें होती हैं. 0.8 seconds में just 3 चीजें होती है. Atrial contraction, ventricle contraction, दोनों relaxation. ऐसे ऐसे तुरंत हो जाता है 0.8 seconds में. Okay, just go through this figure.
Yes, beta, all of you have seen. Next is the ECG also. Have you all seen about the ECG? Who is Yes, called ma'am. as the father of, who has invented ECG? Who is called as the father? Inthoven. नाम याद रखो, Inthoven. There is two terms, electrocardiograph and electrocardiogram. You have to understand over here कि what does it indicate. So P wave indicating the atrial का contraction or depolarization. QRS is indicating the ventricle का contraction or the depolarization. And T is indicating the joint relaxation or the ventricular relaxation also, you can say. Then this is about the double circulation. Pulmonary, this side is called as the systemic and next side is called as the systemic. I've explained you about the hepatic portal system also. What is hepatic portal system? From our, you can see there is a unique vascular connection existing between the digestive tract and the liver. I've told you that from the small intestine, the food will not be absorbed by the blood and it will be circulated directly into the system. It will first go to the liver and therefore liver is called as a hepatic portal system. So hepatic portal vein will transfer the blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. This is an important point. Coronary system is the blood vessels of the heart. So coronary में क्या आएगा? Coronary artery, coronary vein, providing oxygenated and deoxygenated blood to the heart. Then arteries, veins and capillaries. This you know the differences. Arteries, veins and arteries और veins के अंदर 3 same layers होते हैं, सिर्फ lumen का फर्क होता है. तीनों लेयर के नाम क्या है? The बाहर का लेयर is called as a tunica externa, बीच का लेयर called as tunica media, अंदर का लेयर called as a tunica intima, can also be called as a endothelium. There is a difference in the arteries and veins का lumen. Arteries का छोटा है और veins का बड़ा है. Arteries का छोटा क्यों है? Because आप देख सकते हो कि tunica media काफी thick है. Veins का lumen इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि tunica media काफी thin है. Understood? Which layer it is made up of? Again, you have to memorize this. Tunica externa is made up of fibrous connective tissue with collagen fiber. Middle is made up of smooth muscle and elastic fiber. And inner is made up of the squamous epithelium. This is very, very important. What is study of tissue called as? It is called as a histology. Then we have seen about the regulation of the heart. ये clear है ना सबको? Arteries, veins and capillaries? Yes, ma'am. Yes. Okay. कहीं पे भी बेटा आपको you want me to repeat? Please you can. हाँ. So regulation में we have learned that there are different centers present in the medulla oblongata. I have told you the different centers. एक तो medulla oblongata control करता है, regulate करता है, और दूसरा है हमारा ANS. ANS का again when मैंने आपको explain किया था तभी मैंने आपको बताया था this is very very important for NEET. ANS के 2 parts हैं, sympathetic, parasympathetic. Sympathetic releases which hormone? Adrenaline, also called as noradrenaline या फिर epinephrine या फिर norepinephrine, 4 नाम से उसको जान सकते हो आप. Adrenaline, noradrenaline, epinephrine, norepinephrine. ठीक है? ये जब भी रिलीज होगा हमारे बॉडी में हार्ट बीट इंक्रीज होगा. So please note down, whenever this adrenaline or epinephrine will be released in our blood, our heartbeat will always increase. Next, इसका एक दूसरा सिस्टम है जो है parasympathetic system.
Parasympathetic system releases the hormone. Hormone is a neurotransmitter. Both of them are a neurotransmitter. So it releases a neurotransmitter called as acetylcholine. And this acetylcholine, whenever it will be released in our blood, our heartbeat will decrease. Note down, heartbeat decreases with the parasympathetic. And again, medulla ke andar I've told you there are different centers which are controlling the heart rate. Then we have seen the different types of disorders. High BP, we have seen the CAD. CAD किसके वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से होता है. What is एथेरोस्क्लेरोसिस? जब आर्टरी का लुमेन पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, किसके डिपॉजिट के वजह से? कैल्शियम के वजह से, फैट के वजह से, कोलेस्ट्रॉल के वजह से, या कोई फाइब्रस टिश्यू के वजह से. कोई भी चीज, इन सब में से कोई भी चीज अगर ये लुमेन में डिपॉजिट होने लगा, यस ये लुमेन है, इसमें अगर डिपॉजिट होने लगा तो इसका लुमेन का होल छोटा 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 हो जाएगा. So that is called as a atherosclerosis. Angina pectoris is a chest pain. पर ये chest pain किसके कारण होना चाहिए? सिर्फ हार्ट की वजह से होता है तो ही हम उसको एंजाइना बोलेंगे. हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ट फेलियर अलग होता है. ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब है जब हार्ट के मसल्स वीक हो गए हैं. ठीक है, हार्ट फेलियर जनरली ओल्ड एज में ज्यादा करके होता है. जब जैसे जैसे एज एडवांस होता है हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे क्या होते हैं? कमजोर होते हैं. तो हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन विच द हार्ट के मसल्स वीक हो रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, बट हार्ट अटैक इज डिफरेंट थिंग. हाँ, हार्ट अटैक मीन्स अचानक से होना, हार्ट फेलियर इज धीरे धीरे होता है वो. ठीक है, सो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई भी किया है हार्ट फेलियर इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का ही मतलब होता है हार्ट अटैक. कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स तुरंत रुक जाना, मीन्स व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. Heart attack means when the heart muscle is suddenly damaged by a inadequate blood supply. Understood? Can we solve the problems? Yes. So chalo, solve first 10 questions all of you. Fatafat, solve the first 10 questions. I will ask you now. See, you can see the screen over here. अच्छा, जो भी screen में दिख रहा है, solve this 5 questions. Who will read the first question? Miss C. फर्स्ट वन का सी है, वेरी गुड. सेकंड वन का बताओ बेटा. B. 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 बी, वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट थर्ड वन का क्या आना चाहिए? इट्स अ डैश टाइप ऑफ टिश्यू. Connect. Connective. कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि इट इज कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. ओके, कौन सा करेक्ट है इसमें से? करेक्ट कौन सा है? D. ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. करेक्ट. अच्छा, फिफ्थ वन बताओ. प्लाज्मा एंड सीरम. शाबाश. प्लाज्मा एंड सीरम दोनों आपने कैसे आंसर बताया? एक आंसर बताओ. प्लाज्मा. अगर हमने ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दिए तो क्या बचेगा? प्लाज्मा, सीरम नहीं. सीरम मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल दिया तो. ओके मैम. समझा ना? ओके, यस. चलो 6 to 10 सॉल्व करो फटाफट. 6 to 9 दिख रहा है ना अभी आपको? 6 to 9 ही करो. चलो. Water. वाटर,
major okay, yes, water. Next, fibrinogen. शाबाश, very good. ऑस्मोटिक बैलेंस कौन मेंटेन करता है? कौन सा प्रोटीन मेंटेन करता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. इट इज दी एल्ब्यूमिन. ऑस्मोटिक बैलेंस है तो एल्ब्यूमिन. अगर इम्यूनिटी सिस्टम इधर क्वेश्चन रहता तो ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन. अगर क्वेश्चन में क्लॉटिंग फैक्टर रहता तो फाइब्रिनोजन. शाबाश. प्रोथ्रोम्बिन भी. अगर प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन रहता तो भी क्लॉटिंग फैक्टर रहता. और एंटीकोएगुलेंट रहता तो हेपेरिन. वेरी गुड. शाबाश. मतलब यू नो द थिंग्स. 9 to 11 करो सॉल्व. रीड द क्वेश्चन एंड देन यू. भाई मत करो, फटाफट अच्छे से रीड करो क्वेश्चन. वापस अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है ये. रिपीटेड है इन अनदर फॉर्म. डिफेंस मैकेनिक. ये तो वैसे ही हो गया जैसे आप आंसर्स लिखते हो ना. अगर आपको कोई आंसर नहीं आता रहता है तो आप उसको घुमा फिरा के लिखते रहते हो ना 4 बार. एक पॉइंट में अलग सेंटेंस में लिखोगे, फिर वापस अलग सेंटेंस में लिखोगे. तो नीट वालों ने भी वही सोचा, एक ही क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे पर घुमा फिरा के पूछेंगे. डिफेंस मैकेनिक. तो डिफेंस करेक्ट है. 10th का बताओ बच्चा, क्या आएगा? मैच द फॉलोइंग. कौन सा किसके साथ मैच करता है? डी. फर्स्ट का बी आएगा, सेकंड का सी. फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग. ग्लोब्यूलिन डिफेंस और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक. वेरी गुड. देखो वापस वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है. तो देखो आप लोग जैसे करते हैं लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर. यस, वेरी गुड. 11th का क्या आएगा? लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर. शाबाश, वेरी गुड. देखो सब आपको आंसर्स आ भी रहे हैं. 12th एंड 13th करो. बी. रेड कलर किसके वजह से होता है? रेड कलर हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट. पिगमेंट है मतलब कलर है और उसी की वजह से रेड कलर है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. 13th का क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट. मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है. Only 4. क्यों आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड? ई न्यूक्लिएटेड मतलब बिना न्यूक्लियस का क्यों है आरबीसी? इसका करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि क्यों है ऐसा. अडल्ट आरबीसी यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया है बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो यंग आरबीसी होता है इट इज विथ न्यूक्लियस. ओनली द अडल्ट आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड. ई न्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस. तो ऐसा क्यों है? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस. ये तो कोई वैलिड ही नहीं है. दे आर सोमैटिक सेल्स. नो. They do not metabolize. No. Their space is available for the oxygen transport. है ना? पूरा स्पेस में हेमोग्लोबिन है और वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. इसलिए आई थिंक सो 4th one is the right answer. So option is A. चलो हमारा 14th क्वेश्चन किधर है? कितना रहना चाहिए आरबीसी का काउंट हेल्दी मैन में? कितने में रहना चाहिए? 5 million to 5.5 millions. Yes, it should be in 5 to 5.5 millions per cubic mm of blood. 15th one. B. Spleen. Spleen is the graveyard of the RBC. Incorrect. देखो यहाँ पे incorrect है. देखो अभी यहाँ पे तो अच्छे से बड़ा में लिखा है पर कभी कभी एग्जाम में है ना बड़े में नहीं लिखा रहता और आप पढ़ते वक्त है ना ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो. तो इनकरेक्ट पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है. ये सब चीजों को अच्छे से पढ़ा करो. बाय कॉनकेव होता है. बाय कॉनकेव होता है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. शाबाश, वेरी गुड. इसमें क्या नहीं होता है? एज दे लैक डैश. क्या नहीं होता है इसके अंदर? इसको
वेरी गुड। ल्यूको का मतलब क्या होता है बायो में, मैंने बताया था व्हाइट। तो अगर ये व्हाइट कलर का है तो इसके पास कलर नहीं होगा, तो कौन सा कलरिंग एजेंट है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन एक कलरिंग एजेंट है, इसके लिए ये व्हाइट है। नेक्स्ट सी। करेक्ट, सी। नेक्स्ट यस, ग्रेन्युलोसाइट्स का ऑप्शन यहाँ पे ए है, इसिनोफिल है। सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसाइट में कौन रहता है? न्यूट्रोफिल, बिकॉज दे आर फैगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल्स आर व्हाट? दे आर फैगोसाइटिक। कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, बिकॉज इसिनोफिल तो एलर्जी कंडीशन में रिलीज होता है, बेसोफिल तो 3 प्रोटीन बनाता है, थ्रोम्बोसाइट्स तो क्या होते हैं? प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स इज द करेक्ट आंसर। कौन है हिस्टामाइन? बेसोफिल। ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं बेटा, सो यू हैव टू सी द व्हेन यू आर ड्राइंग द डायग्राम, प्लीज माइंड करके ड्रॉ करो, सो दैट है ना, आप डायग्राम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। Which are the phagocytic cells from the given diagram? अब phagocyte कौन रहता है मुझे बताओ, कौन ये लोग phagocytic हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो इसमें से मोनोसाइट का किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, और ये कैसे होता है? मेनी लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है? मेनी लोब्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आएगा बेटा? ए वाला। ठीक है, ये दोनों राइट है। ये किडनी शेप न्यूक्लियस वाला और ये बहुत सारे लोब्ड वाला न्यूक्लियस वाला। ठीक है, 24th वाला सॉल्व करो। न्यूट्रोफिल 3 to 5 लोब्ड है तो न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। क्योंकि ये 3 to 5 लोब्ड है इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं, PMN भी कहते हैं। नेक्स्ट लिम्फोसाइट। अनलोब्ड है तो लिम्फोसाइट है। अगर यहाँ पे मोनोसाइट ऑप्शन रहता तो भी राइट रहता है, क्योंकि मोनोसाइट भी अनलोब्ड है। सी। आइडेंटिफाई द ग्रैनुलोसाइट। एलर्जिक है, एलर्जिक है बेटा तो आपको हमेशा इसिनोफिल ही लिखना है। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट। सो प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यस, सो आंसर इज ए। थ्रोम्बोसाइट किधर बनते हैं ये एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन में। बताओ मुझे कहाँ पे बनते हैं? ए ऑप्शन, मेगा कैरियोसाइट। यस, मेगा कैरियोसाइट्स का मतलब क्या बताया था मैंने? हमारे बोन मैरो के अंदर, हमारे सारे ब्लड्स बोन मैरो में बनते हैं, पर हमारे बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल बड़ा वाला सेल है, बड़ा न्यूक्लियस वाला सेल। तो बड़ा न्यूक्लियस वाले को हम बायो में कैसे बोलेंगे? मेगा मतलब बड़ा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। सो बड़ा न्यूक्लियस वाले सेल के अंदर हमारा प्लेटलेट्स बनता है, मेगा कैरियोसाइट्स। PNB ये क्या है, किसके टाइप्स हैं? लिम्फोसाइट्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर मैच्योरेशन एज आई हैव टोल्ड यू। T लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनता है पर थाइमस में मैच्योर होता है। B लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही बनता है और बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। चलो मैच द फॉलोइंग करो। ए। इतने जल्दी हो भी गया आपका मैच द फॉलोइंग? यस, मोनोसाइट किडनी शेप्ड है और लिम्फोसाइट लार्ज है। अच्छा, लेट अदर चिल्ड्रंस आल्सो डू। सबका हो गया बेटा ये वाला? यस मैम। गुड गुड, सो राइट आंसर इज ए। चलो ठीक है, 31 ना? 31 का मुझे बताओ। ओके, क्या देखना जरूरी है? आज ही हमने पढ़ा है। क्या देखना जरूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त? ABO ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, ये दोनों चीज देखना बहुत जरूरी है।
चलो एंटीजेंस किसको बोलते हैं? Proteins produced in response to antibody. Chemicals that induce Chemicals that induce immune response. These are not the proteins produced in response to antibodies. इसको ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। जिसने भी आंसर बोला था, मैं आपको इसको ये भी थोड़ा बहुत वैसा ही है ना। वेट आई विल टेल यू। केमिकल प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीबॉडीज, अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है, अगेंस्ट एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनता है। कंसेप्ट को क्लियर करो बेटा। एंटीजन दुश्मन, एंटीबॉडी हथियार। ठीक है, जैसे कोई एंटीजन है, जैसे कोई दुश्मन है, उसके लिए हमने गन तैयार किया, तो गन इज द एंटीबॉडी एंड सोल्जर्स आर लिम्फोसाइट्स। अंडरस्टूड? यस यस। अब ऐसे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो एंटीजन फॉरेन है, मतलब कोई भी दुश्मन है, और उसके लिए हमने कोई हथियार तैयार किया, हमने समझो गन तैयार किया, उसके लिए अच्छा वाला राइफल तैयार किया, तो दैट राइफल इज एंटीबॉडी। और किसने तैयार किया? लिम्फोसाइट्स ने। तो हम किसी ने भी तैयार किया, लेटेस्ट से सोल्जर्स ने उसको किया। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, तो एंटीजेंस क्या है? दे आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन? नो। प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू एंटीबॉडीज? नो। they are not the proteins which are produced in response to antibodies. एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनता है, यहाँ पे उल्टा दिया है। Are they produced from megakaryocytes? No, they are foreign substance. They can be bacteria, they can be virus. Okay, they are the chemicals that will evoke or stimulate or trigger our immunity system. ठीक है, एंटीजन के आते ही हमारा इम्यून सिस्टम एकदम ट्रिगर हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और फटाफट एंटीबॉडीज बनाने लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनता है on the surface of RBCs. On the surface of RBC, not in the cytoplasm, on the surface. Correct. अच्छा, 35 वाले क्वेश्चन में अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है पता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन is called as agglutination. Please understand. Antigen antibody reaction is called as the agglutination. B से react करे। C option anti. C option C. C option. Yes. Antigen B will react with the antibody B. सेम रहेगा ना। जैसे अगर एक A टाइप का वायरस है तो उसके लिए A टाइप का एंटी, उसके लिए अलग टाइप का राइफल बनेगा। B टाइप का वायरस है तो उसके लिए B टाइप का राइफल बनेगा। तो हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है उसी को हम अग्लूटिनेशन कहते हैं। सो आंसर इज सी। चलो अब ये वो हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को हम हेमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। जॉन्डिस भी अभी आपने पढ़ा था ना उसमें। One and four. 1 and 4. 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3 is right. Yeah. Are you all agreeing 1 and 3 is right? Is Yes. the B option correct? All of you are agreeing no? No, Yes. no. No. B is not correct. B option I am telling beta. B option I am telling. Yes, yes. Is it not correct? First and third statement is not right. It's Correct. right. Ma'am. It is right. Has No no antibodies. एंटीबॉडीज नहीं होता है और दोनों एंटीजेंस होते हैं। D. Father is R positive.
अगर फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फादर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव। फादर पॉजिटिव रहेगा तभी तो बच्चा पॉजिटिव होने के चांसेस है। अगर फादर भी नेगेटिव रहेगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फादर भी नेगेटिव, मदर भी नेगेटिव, तो बच्चा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो फिर तो ये प्रॉब्लम में नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा? व्हेन फादर इज पॉजिटिव एंड मदर इज नेगेटिव। सी Option. सी, मदर इज नेगेटिव एंड फीटस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो वापस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 40 वाला भी। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सी द ऑप्शंस प्रॉपरली। घाई मत करो आंसर देने के लिए, अंडरस्टैंड, दैट विल इंक्रीज योर थिंकिंग लेवल। कि आपके पास 4 ऑप्शन है, रिलेटेड है, पर उसमें से आपको एक राइट एकदम स्पेसिफिक ढूंढना है। बी 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 किसी बी बी कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मदर को एंटीबॉडी का इंजेक्शन देके, तो यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बोल के यहाँ पे क्या लिखा है? anti-RH एंटीबॉडीज लिखा है, तो उसका मतलब भी वही है ना, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो आंसर शुड बी बी। अंडरस्टूड? जो सी बोल रहे थे, RH एंटीजन नहीं देंगे, एंटीबॉडीज देंगे हम उनको। Thrombokinase. So this is a direct question. 42 का बताओ। थ्रोम्बिन थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन। 43 का थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स मतलब। अच्छा, अभी ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, तभी मैंने आपको इसमें स्पेसिफाई किया था। कैल्शियम कैल्शियम मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बोला था कि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? मैम 2 1 4 3 2 1 4 बी, मतलब बी वाला ऑप्शन इज राइट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, क्या है पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं ऑप्शंस बताती हूँ। देखो ऑप्शंस ऊपर है शायद इसके, 46 वाला क्वेश्चन है ना, 46 वाला क्वेश्चन था ना बेटा वो। इसका ऑप्शन किधर है? मैम उधर ही टिक करना है। उधर ही ऑप्शन उधर ही। अच्छा ओके ओके, हाँ, उधर। सॉरी। डी आएगा। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट में सोडियम, कैल्शियम आयन इज द राइट आंसर, सो ही इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी गुड। चलो, असर्शन और रीजन का मतलब है कि ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, उसका ये रीजन राइट है या नहीं, ऐसा आपको ढूंढना है। ऐसे टाइप के भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट। वेरी गुड बेटा। वापस इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको, वापस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बी अगर नेगेटिव वाले को एक्सपोज किया टू पॉजिटिव, will form specific antigen against the RH antibodies.
यस, सो बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या है, राइट है। Yes. नाउ लिम्फ के ऊपर क्वेश्चंस हैं। Lymphocytes. दैट इज वेरी इजी। 50 वाले का नॉट द फंक्शन, नॉट Transport of RBC. ट्रांसपोर्ट ऑफ आरबीसी। लिम्फ के अंदर आरबीसी होता ही नहीं है ना, तभी तो वो कलरलेस है। नेक्स्ट Lymph. वेरी गुड बच्चा, लिम्फ। 52 का भी Plasma. राजमा बोल रही हूँ कि प्लाज्मा बोल रही हूँ? Plasma. 53 इनकरेक्ट वापस आ गया। इनकरेक्ट। C. कलरलेस है वो तो राइट बोला उन्होंने, पर उसमें थ्रोम्बोसाइट भी डाल दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ तक तो राइट था। देखो बच्चे लोग, क्या होता है कि आप लोग सिर्फ इतना ही, कोई कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, आगे का पढ़ने का पेशेंस ही नहीं रहता है, क्योंकि यू चिल्ड्रंस डोंट हैव पेशेंस ओनली, है ना, तो आगे पढ़ते ही नहीं है। फिर क्या होता है कि अरे कौन सा टिक करे, कौन सा टिक करे, तो यू शुड ऑलवेज सी। यहाँ तक देखो इन्होंने राइट लिखा है, पर यहाँ पे सिर्फ थ्रोम्बोसाइट का फर्क डाला है, तो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर आते हैं। सब घर पे बैठे हैं, हार्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना अभी। कॉलेज विलेज जाते तो ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। D option. Open circulatory system is seen in. वेरी गुड बेटा, इनकरेक्ट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सीन इन फिश। फिश में क्लोज्ड है। 55 एम्फीबियन में पूछा है। हाँ, एम्फीबियन में, हमारे में नहीं। Left atrium. एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन बी फ्रॉम 3 ऑप्शंस। एम्फीबियन के पास 3 ऑप्शन रहता है, उनके पास स्किन भी रहता है, लंग्स भी रहता है, गिल्स भी रहता है। सो 55 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एम्फीबियंस के पास 3 रेस्पिरेटरी सरफेस है। चलो 56 Bell. व्हेल इज अ मैमल, एक्वाटिक मैमल है, और मैमल है तो 4 चेम्बर हार्ट है। इनकम्प्लीट किसके पास होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन? Amphibians. एम्फीबियंस के पास भी और रेप्टाइल्स के पास। सिर्फ एक ही रेप्टाइल में एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट होता है। देन 58 ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। शाबाश, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन पे बोला Mesodermal. समझा बेटा, इसलिए मैंने आपको जो जो पॉइंट्स आई नो दैट कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आई ऑलवेज स्पेसिफाई व्हाइल टॉकिंग। सो ऑलवेज रिमेम्बर, अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही मेसोडर्मल है, तो यहाँ पे हार्ट के जगह अगर ब्लड वेसल्स भी होता ना तो भी मेसोडर्मल होता। ठीक है, इससे प्रोटेक्टेड है हमारा पेरिकार्डियम। वेरी गुड बेटा। पेरिकार्डियम है क्या, क्या है पेरिकार्डियम? डबल वॉल वॉल है और पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम फ्लूइड से भरा है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इनकरेक्ट लेबलिंग इसमें से क्या है? इनकरेक्ट लेबलिंग इसमें से क्या है? बंडल ऑफ शाबाश, ये किसका लेबलिंग है? यहाँ पे किस चीज का लेबलिंग दिखाया है बंडल ऑफ हिस को? राइट वेंट्रिकल। कॉर्डे टेंडिने। यस, कॉर्डे टेंडिने भी आप बोल सकते हो, या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हो। ठीक है,
अगर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल रहता तो भी राइट होता, अगर मींस यू कैन शो दिस, या फिर कॉर्डेट टेंडिने इज वेरी स्पेसिफिक. वेरी गुड. वेना कावा मतलब वेन्स. तो देयर आर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? Pulmonary vein. Pulmonary vein. Yes. So this is the only vein which carries oxygenated blood. Vein है पर oxygenated blood carry करता है. Very good. 64. Thin fibrous tissue called atrioventricular septum. ऐसा होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू है which is called as atrioventricular septum. 65. और अगर ये बाहर से रहेगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव रहेगा, अंदर है तो सेप्टम है. Tricuspid valve. वेरी गुड. नेक्स्ट. Mitral valve. मिट्रल वॉल मतलब बाइकस्पिड वॉल. Bicuspid valve. 67. Semilunar valves. Aorta मतलब systemic aorta. They are provided with 3 semilunar valves. चलो match the following. Do the match the following, all of you. B. C. एक कोई तो बी भी बोल दो, एक कोई तो ए भी बोल दो. C. Okay, let us match it. Tricuspid valve कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है. करेक्ट है. So it is present between the right atrium and the right ventricle. So first को ऑप्शन सी. रुको. बाइकस्पिड वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. तो सेकंड का ऑप्शन क्या है? ए है, बिटवीन लेफ्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और 3 सेमिलुनार्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 3 सेमिलुनार वॉल्स between the right ventricles and the pulmonary artery. So what should be the correct option? C is the correct option for the same. C is the right option. 69 का बताओ क्या आना चाहिए? ये तो इजी है. Sinoatrial node. Sinoatrial. 70 का भी आंसर बहुत राइट है, इजी है. बताओ जल्दी से. वेरी इजी. 75. और अगर एवरेज पूछा है तो आप क्या लिखोगे? 72 टाइम्स. चलो अगेन अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? Carry cardiac impulse to ventricles. That is the impulses which are carried to the ventricles with the help of AV node. है ना? अगर वहां पे AV node रहता तो भी राइट होता ऑप्शन. ठीक है. सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 72 का बताओ बेटा. 30%. ओनली 30%. एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड कहाँ पर रहता है? Lower left corner Lower left corner of the right atrium. Lower left corner of the right atrium. Yes. 74 बताओ. नोडल टिश्यूज कैसे हैं? Auto-excitable. ऑटो एक्साइटेबल. ऐसे नोड को हम और एक क्या नाम से बोलते हैं? Pacemaker. So this was the easiest question.
चलो 76 सॉल्व करो. मेंटेनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बॉडी, क्या रेस्पॉन्सिबल है? SA नोड. SA node. Very good, बेटा. Next, which of the following? Pulmonary vein. Pulmonary vein. 78th come, not carrying the oxygenated blood. Pulmonary vein. Correct. Sorry. Pulmonary artery. Pulmonary artery. Next, 79. Deoxygenated blood from different parts of body. C option. B is the. Why C option, beta? B. Which of the following is the function of vein? Vein always carries the blood. From different parts of the body to the heart. Vein is always carrying the blood towards the heart. हार्ट के पास से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और हार्ट के पास वेन डी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाता है ताकि वो लंग्स को दे सके और हम लंग्स से एक्सलेशन कर सके. करेक्ट है? इसमें तो प्लीज आस्क मी. चलो 80 वाला सॉल्व करो बेटा. इजी है. 70 ml. 70 ml. Very good. Then blood pressure in the mammalian aorta is maximum during. When it is maximum? हाँ? कौन बात कर रहा है धीरे धीरे ऐसे? जोर से बोलो बेटा. B, yes, systole of the left ventricle. Systole of the systole का मतलब क्या होता है? Contraction. ठीक है? Next one. Which of the following statement regards cardiac cycles are correct? Correct क्या है इसमें से? Which is the correct one? देखो नीचे options दिए गए हैं. First one correct है क्या? Yes. First correct. Second wrong. Second wrong है. इसमें 0.8 होता तो right होता. 0.8 सेकंड. और थर्ड वाला right है क्या? Yes. Yes, right है. फोर्थ वाला देखो क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट साउंड रब है. तो फर्स्ट एंड थर्ड तो बी ऑप्शन इज राइट. वेरी गुड बेटा. और साउंड कैसा होता है? पहले लब होता है फिर डब होता है. ठीक है? अच्छा, व्हाट will be the number of heartbeats per minute? Decrease. When the stroke volume increases, the total volume remains the same. क्या होगा बेटा इसका आंसर? Decrease होगा. Decrease होगा. Yes. Understood na how? Heartbeat per minute if the stroke volume increases. Okay. 84. दिख नहीं रहा है अच्छे से वो आंसर अपने को. Yes. I think so. ये वाला part we will be completing in the next class. So please remember me. मेरे को याद दिलाना कि मैं 451 पेज नंबर तक अपना हुआ है. 451 पेज नंबर. Yes. Next lecture में बेटा I will give you some other